वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे रीमन इंटीग्रेशन के बारे में, कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे, और चैप्टर में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम पीयू एग्जाम्स की बात करें तो पीयू एग्जाम्स में आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब कि 12 से 15 नंबर आपके पास इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके पास रीमन इंटीग्रेशन चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि रीमन इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि काफ़ी सारे फंक्शंस आपके पास ऐसे थे, जैसे साइन 1/x है। अगर आप इसको x इक्वल टू 0 पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करो तो शायद ना कर पाओ। इन शॉर्ट, जितने भी आपने अभी तक इंटीग्रेशंस किए हैं, मोस्टली टाइम्स ये होता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं जो भी इंटरवल आपके पास गिवन हो। अगर फंक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस भी है तब भी हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीमन इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि रीमन इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ फंक्शंस है जिनकी एज यूजुअल, जिनकी नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, रीमन इंटीग्रेशन लेके आते हैं। रीमन इंटीग्रेशन में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहली एक्सरसाइज में इसमें हम डिस्कस करेंगे लोअर एंड अपर रीमन सम। नोट्स बना लेना अपने लोअर एंड अपर रीमन सम के बारे में, ठीक है। जब हमने एक बार ये डिस्कस कर लिया तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोअर एंड अपर रीमन इंटीग्रल। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल। उसके बाद आपके पास कुछ थ्योरम्स होंगी, थ्योरम्स ऑन रीमन इंटीग्रेबिलिटी, थ्योरम्स ऑन रीमन इंटीग्रेशन। रीमन इंटीग्रेशन के ऊपर आपके पास कुछ थ्योरम्स हैं। फिर लास्ट में आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जो आपके पास +2 क्लास में थे। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके पास होंगी मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑन फंक्शंस, मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑन फंक्शंस, ठीक है। तो कुल मिला के ये 5 कॉन्सेप्ट आपके पास रीमन इंटीग्रेशन में है। बेसिकली 5 मेजर मोटी मोटी एक्सरसाइज होंगी आपके पास, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए। हम मूव ऑन करेंगे लोअर एंड अपर रीमन सम के साथ। किसके साथ मूव ऑन करेंगे, लोअर एंड अपर रीमन सम के साथ। समझते हैं। सबसे पहले लोअर एंड अपर रीमन सम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स चाहिए होगा। ये हमें फंक्शन गिवन होगा, ये फंक्शन क्या होगा, गिवन होगा। हमारे पास एक इंटरवल ए टू बी गिवन होगी, एक इंटरवल ए टू बी गिवन होगी। इस इंटरवल को हमें बताया होगा कि इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसे कितने पार्ट्स में, इसे कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है, ये हमें गिवन होगा। एन सब इंटरवल्स में हमें डिवाइड करना है। अगर हमें ये गिवन होगा कि इसे एन सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो हम क्या बना सकते हैं, हम एक पार्टीशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे h का मतलब होगा साइज ऑफ सब इंटरवल। h का मतलब क्या होगा, साइज ऑफ सब इंटरवल। जो रेंज होगी सब इंटरवल की वो h डिनोट करेगा उस चीज को। तो h और n के बीच में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज h इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन के बराबर। जैसे जैसे n बहुत बड़ा होता जाएगा, जो सब इंटरवल्स का क्लास साइज है वो बहुत छोटा होता जाएगा। सब इंटरवल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा होता जाएगा। हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इस चीज को। मान लो कि आपके पास पैरेलली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और आपके पास एक क्लोज इंटरवल दी हुई है 0 से 1 दी हुई है, मान लेते हैं, ठीक है। मान लो देखो मैं इसे 3-4 डिफरेंट एग्जांपल्स लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि अगर इसे 2 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किए हैं, तो 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड करने का मतलब आपके पास जो पार्टीशन बनेगी वो बनेगी 0, 1/2 और 1 बनेगी। कैसे बनेगी आपके पास, इसमें 2 सब इंटरवल्स आ गए ना आपके पास, एक आ गई 0 से हाफ और दूसरी आ गई हाफ से 1। पहली वाली तो ये आ गई, दूसरी वाली ये आ गई, तो 2 सब इंटरवल्स में थी। अगर इसी को 3 सब इंटरवल्स में ब्रेक करने के लिए बोला जाए तो पार्टीशन क्या बनेगी, पार्टीशन उस केस में बनेगी 0, 1/3, 2/3 और 1 के बराबर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 3 सब इंटरवल्स आ गया आपके पास।
अगर इसी को बोला जाए कि 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड करने तो कैसे करोगे? 0, 1/4, 2/4, 2/4, 3/4 और 1। अगर इसी को बोला जाए 5 में डिवाइड करने तो ऐसे आप कंटिन्यू करते जाओगे। अगर आपको बोला जाए कि n में डिवाइड करने तो Pn क्या हो जाएगा? 0, 1/n, 2/n, 3/n अप टू i/n अप टू 1। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ती जा रही है तो जो इनका क्लास का साइज है, जो सब इंटरवल्स का साइज है ये वाला, ये कम होता जा रहा है। तो अभी तक हमें क्या पता चला? एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा, एक इंटरवल दी होगी और साथ में आपको ये दिया होगा कि इसे n सब इंटरवल्स में डिवाइड करने, और अकॉर्डिंगली आप h और n के बीच में हमारे पास ये रिलेशन लाई करेगा। मूव ऑन करते हैं। अब हम LPF की अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। LPF की डेफिनेशन क्या होगी? LP, F इक्वल टू, ये आपके पास होगा समीशन MI इंटू डेल्टा आई के बराबर, I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और अगर हम UPF की बात करें तो UPF किसके इक्वल होगा? UPF इट विल बी इक्वल टू समीशन कैपिटल MI डेल्टा आई, और I कहाँ से कहाँ रन कर रहा है? 1 से n रन कर रहा है। तो LPF को हम रीड कैसे करेंगे? बेसिकली ये होता है लोअर सम। ये क्या चीज़ है? ये लोअर सम है। किसका लोअर सम है? फंक्शन f का लोअर सम है। लोअर सम ऑफ फंक्शन f, फंक्शन f का लोअर सम है ओवर पार्टीशन p। जैसे आपके पास पार्टीशन कितनी भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इट इज लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर पार्टीशन p, ओवर पार्टीशन p। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे या क्या करते हैं, इसे LPF पढ़ते हैं और उन्हें इसका मतलब नहीं पता होता। इसका मतलब होता है कि लोअर सम है फंक्शन f का ओवर पार्टीशन p। और सेकंड केस में आपके पास क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा ये अपर सम, ये हो जाएगा अपर सम किसका? फंक्शन f का ओवर पार्टीशन p। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है, एक आ रहा है स्मॉल mi, एक डेल्टा आई, एक कैपिटल mi। तो इनको देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, मान लेते हैं कि आपके पास ना एक p पार्टीशन थी और मान लेते हैं ये x0 था, ये x1 था, ये x2 था और ये x3। सिर्फ हम इतना ही लेके चलते हैं x3 तक। तो आपके पास ना सब इंटरवल्स देखो क्या क्या बनेंगी। सब इंटरवल्स बनेगी, सबसे पहले सब इंटरवल बनेगी x0 से लेके x1, फिर बनेगी x1 से लेके x2, फिर बनेगी x2 से लेके x3। ये फर्स्ट सब इंटरवल, ये सेकंड, ये थर्ड। तो डेल्टा आई का मतलब क्या होगा? जैसे डेल्टा वन क्या होगा आपके पास? डेल्टा वन होगा x1 माइनस x0 होगा, जो ये सब इंटरवल है इसका साइज होगा। डेल्टा टू क्या होगा? ये होगा x2 माइनस x1 के बराबर। और डेल्टा थ्री क्या होगा? ये होगा x3 माइनस x2। तो अगर हम इन जनरल बात करें, अगर आपके पास एक्स आई माइनस वन से एक्स आई है तो उस केस में डेल्टा आई क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस वन के बराबर, ये आपके पास डेल्टा आई होगा। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि समीशन डेल्टा आई किसके इक्वल होगा, ये बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे यूज करेंगे हम काफी सारे क्वेश्चन में कि समीशन इन सब का क्या होगा। तो इन सब का सम कर दो एक बार, तो ये क्या बनेगा? x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल x2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, x1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? बचा आपके पास सिर्फ x3 माइनस एक्स नॉट। जो एंड टर्म्स थी वो बची, जो एंड टर्म्स था उनका डिफरेंस बचा। तो यहाँ से लर्निंग क्या लेनी है आपने? यहाँ से सीखना है कि डेल्टा आई जब भी सिंबल डला होगा इसका मतलब होगा एक्स आई माइनस वन के बराबर है। और अगर समीशन डेल्टा आई होगा तो आपके पास वो होगा बी माइनस ए के बराबर। एक बार ये थ्योरी बिल्टअप हो जाए उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा आसान लगने वाले हैं आपको। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? फंक्शन, एक इंटरवल, उसकी पार्टीशन p ऐसी दिखेंगी, ठीक है, पार्टीशन ऐसे दिखेगी, साइज ऑफ सब इंटरवल्स h होते हैं एंड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होती है। LPF क्या है, UPF क्या है और डेल्टा आइज के बारे में देखें। अब हम मूव ऑन करते हैं MIs के ऊपर।
मतलब कि एम आई का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जी एल बी ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो जी एल बी होता है ओवर इंटरवल एक्स आई माइनस वन से लेके एक्स आई, ठीक है। और कैपिटल एम आई का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन ओवर दिस सब इंटरवल। चलो सबसे पहले तो ये दो टर्म्स का मतलब समझते हैं हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आपके पास ना एक इंटरवल दी हुई है 0 से 1, ठीक है। ये दो टर्म्स का मतलब बता रहा हूं मैं जनरल। तो 0 से 1 एक सब इंटरवल दी हुई है, इस इंटरवल का हर एलिमेंट 1 से छोटे, यस। सोचो कोई भी इसका एलिमेंट ले लो, वो 1 से छोटा है। इस इंटरवल का हर एलिमेंट 1.5 से छोटा है, 2 से छोटा है, 2.5 से छोटा है, 7 से छोटा है। तो ये सारे इसके क्या बने, ये सारे इसके बने अपर बाउंड्स। ये सारे क्या बने, अपर बाउंड्स, कि इस इंटरवल का हर एलिमेंट इन सबसे छोटा है। पर इन सारे अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा अपर बाउंड क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। ये लीस्ट अपर बाउंड है। हम अभी पढ़ रहे हैं किसी सेट के कॉन्टेक्स्ट में, ये सेट दिया हुआ था आपके पास कोई भी। मूव ऑन करते हैं वापिस। इस सेट का हर एलिमेंट किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, -1 से भी बड़ा है, -2.7 से भी बड़ा है, -7.9 से भी बड़ा है, -10 से भी बड़ा है। सेट का हर एलिमेंट इन सब टर्म से बड़ा है आपके पास। ये सारे आपके पास क्या आगे, ये सारे आगे लोअर बाउंड्स, ये सारे आगे लोअर बाउंड। पर जितने भी लोअर बाउंड थे उन सब में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है, ये वाला है। ये बनेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। हमें फंक्शन का भी सेम, हमें एफ ऑफ एक्स का भी सेम एक निकालना पड़ेगा GLB, एक निकालना पड़ेगा LUB, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर फंक्शन आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। देखो जैसे मान लो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। अब ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो करने के लिए हमें ये शो करना होता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, या तो ये क्राइटेरिया आप शो कर दो, सेटिस्फाई करवा दो। सेकंड आपके पास होता है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे x1 से बड़ी होगी। दो क्राइटेरियाज है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में तो आप डेरिवेटिव 0 से बड़ा शो करवा दो, और सेकंड क्राइटेरिया में आपके पास है कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे x1 से बड़ी होगी। अब जैसे ही आपके पास ये इंटरवल है, ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, और मान लेते हैं कि कोई इंटरवल है आपके पास, मान लो 1 से लेके 2 तक है। अब इसका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसका ग्राफ बनेगा समवट कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, 1 आपके पास यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास बनेगा 1, ठीक है, और इसके 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आ रहा है 4। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो देखो ये क्या हो गया फंक्शन का, ये हो गया फंक्शन का लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये हो गया फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड। ये क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड। तो मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो लोअर बाउंड हमेशा लेफ्ट एंड पे अकर करेगा और अपर बाउंड हमेशा राइट एंड पे अकर करेगा। जैसे आपके पास साइन एक्स आएगा, साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है आपके पास 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। तो स्मॉल वैल्यू इसकी क्या होगी, तो स्मॉल एम किसके इक्वल निकलेगा, साइन 0 के इक्वल, साइन 0 दैट इज 0। और कैपिटल एम किसके इक्वल निकलेगा, साइन π/2 दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल टू 1।
तो ये आपके पास इस तरीके से अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स निकालोगे आप, ठीक है। सेम रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो। मान लेते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वेयर। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या चाहिए होता है कि एफ डैश एक्स जीरो से छोटा हो। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस टू एक्स। तो ये तो जीरो से छोटा ही है, ठीक है। तो अब देखो, इंटरवल आपके पास 1 से 2 दी हुई है। अब आपको निकालना है इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना है। लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है और अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। अब इस केस में देखो, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो अपर बाउंड कहाँ पे अकर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे अकर कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब इंटरवल का लेफ्ट हैंड ये रहा। जो लोअर बाउंड है वो कहाँ पे अकर होगा, वो राइट हैंड पे अकर हो रहा है, दैट इज -4। तो लोअर बाउंड राइट हैंड पे आ रहा है आपके पास और अपर बाउंड लेफ्ट हैंड पे आ रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में, और ये चीज आपको याद रखनी है इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में, ठीक है। इसके अलावा 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मान लो कि x की वैल्यू आपके पास 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है, तो एक्स स्क्वेयर किसके बीच में लाई करेगा, 9 से लेके 4 के बीच में। तो पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए सबको। सेकंड सेकंड अगर मान लो मैंने बोला कि -1 से लेके x1 के बीच में है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किसके बीच में होगी। पॉज करो वीडियो को, खुद से सोचो कि एक्स स्क्वेयर किसके बीच में होगा। बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं। तो इसका आंसर होगा 0 से 1 के बीच में। देखो, स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नंबर तो कभी नहीं आएगा। एक चीज तो हम इसके ग्राफ से देखेंगे इस चीज को। ग्राफ देखो आपके पास क्या बना, x -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और इसका ग्राफ आया आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 बन गई और मिनिमम वैल्यू कितनी बन गई, 0 के बराबर। मिनिमम बन गई 0 और मैक्सिमम बन गई 1। अब अगर हम एक और केस देखें कि जैसे -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में होगी। तो पॉज करो वीडियो को, खुद से सोचो। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू होगी 9 से छोटी होगी, जबकि 0 से बड़ी होगी। बहुत केयरफुली देखना, ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। -3 है, 1 है, तो -3 पे वैल्यू 9 होगी, ये मूव ऑन करते करते 1 पे 1 बन गई। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 9 आ रही है, मिनिमम कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 से लेके 9 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट केस फिर से, अगर -3 से लेके इसकी वैल्यू 7 तक है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में होगी। ऑब्वियसली इस केस में 49 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाले केस में 0 से लेके 49, क्योंकि स्क्वेयर हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और 49 से छोटा होगा। अगर हम ये डिस्कस करें कि -3 से लेके अगर इसकी वैल्यू -1 तक है, तो इस केस में कैसे लाई करेगी। अब इस केस में एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 9 से छोटी होगी पर 1 से बड़ी होगी। अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो ये -3 है और ये -1 है, तो -3 पे वैल्यू 9 होगी और -1 पे वैल्यू 1 होगी। तो ये ग्राफ कुछ आपके पास ये ग्राफ आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 9 होगी, मिनिमम -1 होगी। तो ये बेसिक इनइक्वालिटीज वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो पूरी वीडियो में हमने क्या क्या चीजें देखी, लोअर बाउंड देखे, अपर बाउंड देखे, डेल्टा आइज के बारे में देखा। फाइनली ये जो स्मॉल एम आइज और डेल्टा आइज हम होंगे वो सारे हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास एक फाइनल आंसर मिलेगा एलपीएफ और यूपीएफ का। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बेसिस पे, जो कि आपको बहुत इजी लगने वाला है। अब इतना कुछ करने के बाद वीडियो को 2 मिनट या 5 मिनट रोक के आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को। बेसिक सा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है 1/x के इक्वल, और एक पार्टीशन दी हुई है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे कि सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन शुरू करने से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा कि आपको फाइंड करने हैं एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड आउट करने हैं, एलपीएफ और यूपीएफ निकालने हैं, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट
जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू 1/x, ये डिफाइंड है, किसके ऊपर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन दिस पार्टीशन, डिफाइंड ऑन इंटरवल 1 to 4 और पार्टीशन पी के ऊपर, एंड ऑन पार्टीशन पी, एंड ऑन पार्टीशन पी के ऊपर डिफाइंड है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या आ रहा है -1/x², तो इसका मतलब कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। हमने इसकी सब इंटरवल्स बना ली। सब इंटरवल्स कैसे बना ली, जैसे 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके 4, ये सब इंटरवल्स बन गए आपके पास। ये सब इंटरवल्स बनने के बाद अब हर सब इंटरवल पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और इसका डेल्टा आई, जैसे इस सब इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड पे आएगी, दैट इज 1/3। इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1/4 होगी। और अगर हम अपर बाउंड की बात करें तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड पे, दैट इज 1, फिर आपके पास 1/2, फिर आपके पास 1/3। और अगर डेल्टा आई देखें तो डेल्टा इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये टेबल बना लोगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी बन जाएंगी। अब एलपीएफ लिखें। एलपीएफ क्या होते हैं, एलपीएफ होते हैं समीशन स्मॉल एम आई डेल्टा आई, और आई कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं 1 से 3। अब देखो ये क्या बनेगा, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3। तो m1 कितना बनेगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1, फिर 1/3 इंटू 1, फिर बनेगा 1/3 इंटू 1, फिर बनेगा 1/4 इंटू 1। यहाँ से आपके पास एलपीएफ की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम यूपीएफ की बात करें, यूपीएफ में क्या होगा, इट विल बी समीशन कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई। तो ये आई इक्वल टू 1 से 3 तक मूव कर रहे हैं, क्योंकि 3 ही सब इंटरवल्स है ना। तो ये बनेगा m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, क्या आएंगी 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1। सॉल्व कर लो दोनों एक्सप्रेशंस को। इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 13/12 और इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 11/6। तो हेंस आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ था, पार्टीशन दे रखी थी, आपको लोअर और अपर सम निकालना था, तो वो हमने बहुत इजीली निकाल लिया, जस्ट बिकॉज की फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अदरवाइज हमें इन इनइक्वालिटीज का भी यूज करना पड़ता है काफी बार, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे कि कैसे हम इन इनइक्वालिटीज का यूज करके फंक्शन का एलपीएफ और यूपीएफ निकालते हैं। तो यहाँ से आपका मिनिमम एक क्वेश्चन पक्का आएगा एलपीएफ और यूपीएफ से। प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखो, अच्छे से देखो, जब तक कि आपके दिमाग में बैठ ना जाए, ठीक है। इतने इजी तरीके से, इतने सिंप्लीफाइड तरीके से ये आपको कहीं पे ही नहीं मिलेगा, कहीं पे भी। जैसे लोअर बाउंड्स का कॉन्सेप्ट हो गया, अपर बाउंड्स का कॉन्सेप्ट हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के रिजल्ट, आप कहीं पे भी देख लो, यूट्यूब की किसी भी वीडियो पे आपको नहीं मिलेगा। सो प्रैक्टिस कीजिए इस कंटेंट के साथ, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।